हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे इस चैनल टॉक लॉ पे, जहां आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा आरंभ बैच। तो काफ़ी एक्साइटेड होंगे तुम लोग, या जो भी बच्चे नए होंगे जिन्होंने पहले ही मतलब अपनी प्रिपरेशन का जिनका ये पहला दिन होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बस सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे होंगे, ECIPL पर्टिकुलरली बस ECIPL कर रहे होंगे, या फिर ग्रुप 1 दे रहे होंगे या ग्रुप 2 दे रहे होंगे। तो जो भी बच्चे आए हैं सबका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता देता हूँ इस बैच के फीचर्स के बारे में। आज देखो आरंभ बैच का सबसे फर्स्ट डे है ना। यहाँ पे आपको रेगुलर रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे, DPPs। उसके बाद आपको मिलेंगे ये जो स्लाइड्स अभी बन रही हैं वो हैंड रिटन नोट्स। और हर दिन का मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो 2 लेक्चर्स आएंगी आपके सब्जेक्ट के, और 2 लेक्चर्स आएंगे आपके PYQs के। तो डेली यहाँ रेगुलर 4 लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं आज, क्योंकि 15 तारीख है। तो ये पहला लेक्चर है हमारा, आज एक और लेक्चर आने वाला है। तो शेड्यूल जो भी होगा वो हम अपडेट करते जाएंगे आपको, या फिर आप होम पेज पे, चैनल के होम पेज पे, यूट्यूब के बैनर पे आप देख सकेंगे। तो चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा ये सब्जेक्ट। प्यारा सा सब्जेक्ट है ECIPL, बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ साथ जुड़े रहना, बहुत सारे कंसेप्ट्स करेंगे हम। तो देखो सब्जेक्ट में जाने से पहले ना हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लॉज पढ़ने हैं। CS एग्जीक्यूटिव कोई मतलब छोटा सिलेबस तो है नहीं ना, अगर हम 7 मंथ्स लगा रहे हैं पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, तो ज़रूर इसमें कोई बात होगी। ना ही तुम लोग अब बस CS एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, जहाँ तुम्हें बस कुछ गिने चुने चैप्टर्स पढ़ के, गिने चुने MCQs देख कर वही चीज़ रिपीटेड बार बार आ रही हो, ऐसा तो है नहीं। तो हमें ये पूरा पेपर रिटन में देना है। तो एक एक कंसेप्ट को हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे मान लो अभी मैं ECIPL पढ़ाने वाला हूँ, जो भी टॉपिक हम करेंगे तो इन डिटेल करेंगे। तो बिल्कुल तुम लोग फिक्र मत करना कि उस टॉपिक को हम लिखेंगे कैसे। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम एग्ज़ाम में उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब आई मीन आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, आंसर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसी के लिए तो हमने PYQ बैच रेलेवेंट समझा है ना। PYQ बैच में क्या होगा कि अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, शाम को 6 बजे वीडियो प्रीमायर होने वाली है, जिसमें कि PYQ बैच का जो लेक्चर 1 होगा FCRA का, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स अभी बताऊँगा, उसी टॉपिक को लेके सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनेगा, और उसी को हम आंसर राइटिंग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ टॉपिक होगा, जो भी आपके स्टडी मटेरियल में डिटेल्स होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, मैं पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर दूँगा। नहीं, ऐसा अगर करूँगा ना तो क्या होगा, लोगों को ये लगेगा कि हमें पूरा का पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल याद करना है। लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत से लोग अभी भी ये मिथ में होंगे कि उन्हें वर्ड टू वर्ड जैसे जैसे लिखा हुआ है, आई मीन मटेरियल में, वैसा तुम्हें एग्ज़ाम में लिखना है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम आगे चल के PYQ बैच में एक आंसर राइटिंग टेक्निक को समझेंगे, और ये देखेंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे टैकल करेंगे, आंसर हम लिखेंगे कैसे। और बस इतना ही नहीं, मैं बस आपको स्ट्रैटेजीज़ नहीं बताऊंगा, बल्कि खुद भी आंसर लिख कर बताऊँगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, क्योंकि ये चैप्टर FCRA और हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल लॉ पे है, कॉर्पोरेट लॉस पे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने ज़रूरी हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि आखिर लॉ है क्या। बेसिक्स ऑफ लॉ, क्या लॉ मतलब क्या समझते हो तुम लोग लॉ से, है ना। क्या लॉ कहीं पे डिफाइंड है, क्या बताया गया है कि आखिर लॉ किसे कहते हैं। ये जो वर्ड लॉ है, ये क्या कहीं पे डिफाइंड है। नहीं। तुम्हें देखो ये चीज़ जान के हैरानी होगी कि जितने भी लॉज हैं इंडिया में, जितने भी एक्ट्स हैं, कहीं पर ये जो वर्ड है लॉ, इसे पर्टिकुलरली कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ भी ये नहीं बताया गया है कि लॉ वर्ड का आखिर मतलब क्या है। लॉ को देखो जनरली हम लोग ऐसे समझते हैं कि लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती है, यानी कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो पावर में अथॉरिटीज़ होती हैं,
जिनके पास राइट्स होते हैं लॉज बनाने के, रेगुलेट करने के लिए। क्या रेगुलेट करना है उन्हें? सोसाइटी का कंडक्ट, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमंस कैसे बिहेव करेंगे, क्या उन्हें करना है, क्या उन्हें नहीं करना है, ये चीज़ को रेगुलेट करने के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है। अब लॉ से हम एनिमल्स को तो रेगुलेट करेंगे नहीं ना, एनिमल के बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी लॉ बना के। अब देखो, जब लॉ कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है तो ये जनरल मीनिंग हमने निकाला कहाँ से? लॉ में क्या क्या आता है? सिर्फ एक ही जगह पे लॉ की बात हुई है, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया कि लॉ जो है वो पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, लॉ वर्ड का मतलब बताया नहीं गया, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉ के बारे में बात हुई है। तो अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट में। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये बेयर एक्ट है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 13, ये है आर्टिकल 13, है ना। आर्टिकल 13, दिस इज़ क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, सब क्लॉज ए। अब मैं ये कैसे पढ़ रहा हूँ, क्लॉज या आर्टिकल क्यों है, ये सब चीज़ें बेसिक्स में आगे कवर है, मेरे साथ अभी कोप अप करो। 13 के सब क्लॉज क्लॉज 3 के सब क्लॉज ए में बताया गया है कि लॉ में आखिर क्या क्या आता है। यहाँ भी देखो, लॉ क्या है ये नहीं बताया गया, लेकिन लॉ में क्या क्या आता है। लॉ इंक्लूड्स, तो व्हाट डज लॉ इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें लॉ होंगी। ऑर्डिनेंस, यानी कि ये प्रेसिडेंट लागू करता है। देखो ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है कि ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं, ये हम डीपली पढ़ें, या फिर ऑर्डर किसे कहते हैं, बाय लॉ क्या होता है, रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, कोई भी नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेजेस, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है। हम बस समझने के लिए इतना देख लो कि लॉ में क्या क्या आता है। तो ऑर्डिनेंस आएगा लॉ में, जो भी ऑर्डर होंगे वो आएंगे लॉ में, जो बाय लॉज होंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पे आएंगे, अपडेट्स आएंगे, जो भी कस्टम्स होंगी हमारी, यूसेजेस होंगी, वैसी जो गवर्नमेंट पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करे कि ऐसे वाले कस्टम यूसेजेस जो हैं वो लॉ की तरह ट्रीट किए जाएं। तो इतना हम समझ सकते हैं कि लॉ आखिर होता क्या है। तो इससे ज़्यादा हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, तुम चाहो तो इसे नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तुमने अभी देखा कि मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद मैंने क्लॉज पढ़े, सब क्लॉज पढ़े, तो ये होता कैसे है? सबसे पहले इसे कैसे पढ़ा जाता है, सेक्शंस किसे कहते हैं, क्लॉजेस किसे कहते हैं। देखो, ये सब चीज़ें ना बस प्रोविजंस को रेफ़र करने के लिए बनाई गई है। कोई भी बुक होती है तो उसे चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, टॉपिक्स, उसके सब टॉपिक्स। वैसे ही कोई भी जो पेयर एक्ट होता है उसे हम पहले चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, फर्दर हम उसे सेक्शंस, यानी कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है लाइक 3, तो ये सेक्शन 3 होगा। उसके बाद सेक्शन 3 में जाके हमें क्या देखना है, वो उस चीज़ का रेफरेंस हमें आगे लिखा है, यानी कि सब सेक्शन। अब सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में हमें क्या चीज़ देखनी है, क्या पढ़ना है हमें, तो उसे भी फर्दर सब मतलब आगे क्वालिफाई सॉरी, आगे उसे फर्दर स्पेसिफाई किया गया है, उसे कहते हैं क्लॉज। ठीक है, अब इस क्लॉज में भी जाके हमें क्या पढ़ना है, हमें 1 देखना है, तो उसे हम कहेंगे सब क्लॉज। तो मेरे साथ रिपीट करो, पहले आएंगे सेक्शंस, देन सब सेक्शंस, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर मीनिंग मतलब सही से क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, अगर इसके बावजूद भी हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए होते हैं प्रोविजंस। इतना सब कुछ के बाद अगर हम ये डालें कि हमें प्रोवाइडेड दैट कि हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसे ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले प्रोवाइडेड दैट, अगर इससे भी काम नहीं हुआ, देन प्रोवाइडेड फर्दर दैट, देन प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, इसके बाद ये चीज़ प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ऐसे करके ये ऑल्सो दैट आगे चलते रहेगा। ठीक है, अब इतना सब कुछ मैंने बोल दिया, अब इसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं।
ताकि तुम एग्जाम्पल से बेटर समझ पाओ। सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल लेते हैं कंपनीज एक्ट का। ये जो पेज अभी आप देख रहे हो, ये कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट। कंपनीज एक्ट को भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से हमने ओपन यहाँ पे किया है सेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 3, ये देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये देखो सेक्शन नंबर 3, ठीक है। अब उसके बाद देखो, दिस इज़ सब सेक्शन 1। सेक्शन के बाद देखो सब सेक्शन आता है, सेक्शन, देन सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज ए, चेक करो, क्लॉज ए, देन क्लॉज बी, क्लॉज सी। सब क्लॉज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसके बाद भी अगर कोई चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती तो हम उसे सब क्लॉज के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। यहाँ पे एक मिनट, मैं ज़रा पेन सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे देखो, अगर सब क्लॉजेस की भी ज़रूरत होती तो सी के बाद यहाँ पे 1 लिख देते, 2 लिख देते, और यहाँ चीज़ें डिफाइन हो जाती, तो हमारा हो जाता सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 1, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी का सब क्लॉज 1, क्लॉज सी का सब क्लॉज 2। अब ये देखो, यहाँ पे है प्रोवाइडेड दैट, जिस प्रोविजंस की मैंने बात की थी, प्रोवाइडेड दैट। देखो, इतने से भी अगर काम नहीं चला तो हम आगे प्रोविजंस को यूज़ करते हैं जहाँ सही समझा जाता है। तो प्रोवाइडेड दैट, देन प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये कंपनीज एक्ट में आपको दिख रहा है, बेयर एक्ट में, तो आप इसे ज़्यादा समझ पाओगे ना। ऐसे मैं कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके जितना मैं समझा पाऊँ, उससे बेटर है कि आप अप्लाई कर लो। आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो, तो आगे आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करना है ना। आप जब आर्टिकलशिप करोगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करोगे, तो ये सब चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। अब आपने ऐसा भी सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है ना, कि सेक्शन के बाद डायरेक्ट हम सब सेक्शन नहीं बोलते हैं। जैसे हमने कहा सेक्शन 2 क्लॉज ए, तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे तो अगर हम सीक्वेंस से जाएं तो पहले सेक्शन आ रहा है, देन सब सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। तो क्या ज़रूरत पड़ गई जो सेक्शन से हम डायरेक्ट क्लॉज पे जंप कर रहे हैं? सब सेक्शन हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? सेक्शन 2 क्लॉज ए क्यों बोल रहे हैं? सेक्शन 2 क्लॉज बी क्यों बोल रहे हैं? सब सेक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं? आओ इसके पीछे की बात समझते हैं। अगर देखो, चीज़ें आपस में अगर रिलेटेड हो, यानी कि एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर कोई भी मैं एग्ज़ाम्पल, एक मिनट मुझे ज़रा टाइम दो। सपोज़ चीज़ें रिलेटेड है, यानी कि अगर इस लाइन में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट, ठीक है। किसी सेक्शन में कुछ चीज़ें दी गई है, मान लो सेक्शन नंबर 5 है, 15 है, चलो सेक्शन नंबर 15 में किसी चीज़ के बारे में बात हुई है, देन उसके आगे सब सेक्शन में ये चीज़ सब सेक्शन नंबर 1 ले लो, ठीक है। अब तक हम कहाँ पहुँचे? 15 के 1 में, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है कि जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं उनको मतलब फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड है, यानी कि आगे जो भी आएंगे, जो भी क्लॉजेज आगे आएंगे, उनमें जो भी चीज़ें लिखी होगी वो फुलफ़िल होनी पड़ेंगी, तब जाके ये पूरा सेक्शन मतलब सही से इसका मीनिंग निकल पाएगा। तो ये चीज़ें आपस में रिलेटेड होगी। तो जब चीज़ें आपस में रिलेटेड होगी ना, तो हम सेक्शन, देन सब सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज, ऐसे बात करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर समझा, ठीक है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये सेक्शन 4 में आ जाओ। ये भी कंपनीज एक्ट का है, ये आपके ECIPL से रिलेटेड नहीं है। ये बेसिक्स को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कंपनीज एक्ट का एग्जांपल लिया है। देखो, अब सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 में बात हुई है मेमोरेंडम के बारे में, ठीक है। अब इसके सब सेक्शन 1 में
अब मैंने इसे क्लॉज क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी शैल स्टेट। यहाँ मेमोरेंडम की बात हुई, यहाँ भी मेमोरेंडम की बात हुई कि मेमोरेंडम एक कंपनी का जो होगा वो क्या क्या चीज़ें दर्शाएगा, आपको क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाला है। तो ए बी सी डी इन सब में जो भी लिखा हुआ है वो मेमोरेंडम से रिलेटेड है। इसीलिए हम इसे सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी क्लॉज डी सब क्लॉज 1 ऐसे पढ़ेंगे, जैसा कि अब तक हमने समझा है। अब वैसा कंडीशन कब आता है, जब हम डायरेक्ट सेक्शन के बाद क्लॉजेस पढ़ते हैं, लाइक सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी, ऐसे जब चीज़ें आपस में रिलेटेड नहीं होगी तो हम ये चीज़ करते हैं कि हम सेक्शन के बाद डायरेक्ट क्लॉज पढ़ते हैं। लाइक सपोज़ अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग का जो फॉर्मेशन होगा वो तो यहाँ पे आ जाएगा कि फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट, तब जाके ये बिल्डिंग बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें बिल्डिंग में लगने वाले ईंटों की, बिल्डिंग में लगने वाले सीमेंट की, तो ईंटें किसे कहते हैं, ब्रिक्स क्या है ना, और सीमेंट क्या है, ये दोनों आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। क्योंकि ब्रिक्स क्या है ये बिल्कुल अलग चीज़ है और सीमेंट क्या है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन के बाद डायरेक्ट क्लॉज पढ़ेंगे। अभी देखो तुम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो गए, लेकिन एग्जाम्पल के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं सेक्शन नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4, मैंने इसे सब सेक्शन क्यों नहीं पढ़ा, मैंने इसे बस क्लॉज क्यों पढ़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे बताया गया है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में, यहाँ बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, यहाँ बताया गया है अल्टर और अल्टरेशन के बारे में, यहाँ बताया गया है एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है कि इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज, यानी कि अगर स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है किसी भी प्रोविज़न में तो हम यहाँ से डेफिनेशन उठाएंगे। सेक्शन 2 बेसिकली सारे एक्ट्स का डेफिनेशन क्लॉज होता है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये प्रोस्पेक्टस के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, ये सब चीज़ें आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे सेक्शन 2 के बाद डायरेक्ट क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 बोलते हैं, ठीक है। अब तक तुम्हें ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक्स हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा बेसिक का नॉलेज अगर लेना चाहो तो देखो इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन फालतू का ज्ञान लेके क्या करोगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटर करते हैं अपने ECIPL सब्जेक्ट में। अब ECIPL सब्जेक्ट में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं FCRA के बारे में, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, लेट मी राइट इट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में जहाँ हम बात करें तो सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये चीज़ हमारे सिलेबस में क्यों डाली गई। फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमें क्यों मतलब पढ़ना ज़रूरी हो गया है, कंपनी सेक्रेटरीज़ को क्यों ज़रूरत है इस चीज़ को पढ़ने के लिए। सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक कोई बंदा है, सपोज़ इसका नाम जेड है, ठीक है। चलो जेड छोड़ो, इसका नाम जोया रख देते हैं, ठीक है। ये नेचर से काफ़ी अच्छी बंदी है, अच्छी खासी इनकम आती है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी बचने लगा। उसके बाद इसके ये खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं काम करती हूँ, अब थोड़ा पुण्य कमा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं सोशल वर्क करने लगती हूँ। तो सोशल वर्क करने के लिए इसने एक NGO बनाया, ठीक है, XYZ NGO। ये अपने बाकी का जो बचा हुआ पैसा है ये NGO में डालने लगी
और एनजीओ के माध्यम से ये कुछ चंद गरीब लोग हैं, ठीक है, गरीब जनता, गरीब जनता से अच्छा है कि हम इसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बोल दें, वो ज़्यादा बेटर है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन। अब ये क्या करने लगी, इसे आने लगी पाकिस्तान पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा दया, जो कि अभी चलो हम मान लेते हैं कि ये इंडिया में ही रह रहे हैं, तो ये गरीब लोग हैं, अब ये सोशल वर्क करना है इसे, तो यहाँ से ये पैसे इन्हें मिलने लगे, मतलब डायरेक्टली नहीं, जैसे कि इन्हें फूड दे दिया या शेल्टर दे दिया, ये सब चीज़ें करते करते, या फिर मान लो इन्वायरमेंट के लिए कोई एक्सपेंस कर दिया, कोई पौधे पेड़ वेड़ कुछ लगा दिए, तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ ना, लगातार 2 से 3 साल ज़ोया ईमानदार रही, और ज़ोया ने अपने जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं वो सही से मतलब रेगुलेट करा और अच्छे से अच्छे काम में लगाया। ये बात पता चली फॉरेन में रहने वाले एक अमीर इंसान को, जिसका नाम है जॉन, ठीक है, ये भी दिल से बड़ा ही अच्छा इंसान है, ये भी बिल्कुल 60-65 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, अब इतने पैसों का ये करेगा क्या। तो इसने सोचा कि जो ज़ोया है इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया में है और ये चलो यूके ले लेते हैं, ठीक है, यूके में है। इसने सोचा कि ज़ोया बहुत अच्छा काम कर रही है 2-3 सालों से इंडिया में, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने इतने बड़े प्रॉपर्टी में से एक बड़ा सा सम मैं ज़ोया को दे देता हूँ, ताकि ज़ोया अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद कर सके, तो इनडायरेक्टली मेरा पैसा जाए लोगों की भलाई में। अब इसने गुड फेथ में अपना सारा अमाउंट, सारा नहीं आई मीन कुछ अमाउंट ज़ोया को दे दिया, जो कि ज़्यादा नहीं थे। ज़ोया अब तक डील कर रही थी 50,000, ठीक है, या उससे लेके मतलब 1 लाख, ऐसा उसका मंथली जा रहा था, और ज़्यादा नहीं, जॉन ने बस इसे 500 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 500 करोड़। अब इतने कम पैसे देख के ज़ोया का जो भी ईमान था वो डोल गया भाई, क्योंकि इसने अपनी सारी भक्ति भुला दी और ये अब पाप करने लगी, क्योंकि इसे इतने सारे पैसे मिल गए, इसके मन में आ गया खोट, इसके इस साइड वाला डेविल जाग गया। अब ये क्या करने लगी ना, एनजीओ के अकाउंट्स में गड़बड़ी करके ये पैसे इधर उधर घुमा के, जैसे कि एक स्पाइडर का नेट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ, तुम ट्रैक नहीं कर पाओगे कि चीज़ें कहाँ से बनना शुरू हुई और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई। तो इतनी बार उसने पैसा ए से बी पे भेजा, बी से जेड पे भेजा, जेड पे ए से भेजा, देन ए से कहीं और भेजा, उसके बाद घुमा के अपने अकाउंट में ले लिया। ऐसा करते करते वो इस पैसे का मिसयूज़ करने लगी, ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आया होगा अब तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो इस पैसे का मिसयूज़ ना हो, इसीलिए एफसीआरए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एफसीआरए को बनाया ही इसीलिए गया है कि फॉरेन से जो भी कंट्रीब्यूशन आए उसे रेगुलेट किया जाए, यानी कि फॉरेन के कंट्रीब्यूशन का रेगुलेशन करने वाला एक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। अब ये चीज़ें इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखो, सपोज़ कोई एनिमी टेरिटरी है, ठीक है, एक्स नाम की कोई कंट्री है और ये वाई नाम के उसके एनिमी टेरिटरी हैं। एक्स में कोई काफ़ी अच्छा बंदा है, ठीक है, वो अपना एनजीओ चला रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो वाई का ही कोई कोई एजेंट है, कोई खुफिया एजेंट है जो एनजीओ बस बहाने से चला रहा है और वाई से इसे फंडिंग आ रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पे, और वो ये सम यूज़ कर रहा है
एक्स के इंटरनल सिक्योरिटी को डैमेज करने के लिए। तो नेशनल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, इसीलिए भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अब क्योंकि तुम लोग सीएस बनने वाले हो, है ना, टॉक लॉ के साथ जुड़ गए हो, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीएस तो भाई तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाओगे। तो तुम्हारा क्या रोल होगा एफसीआरए को लेके? सपोज़ अगर तुम किसी एनजीओ में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, चलो कंपनी को छोड़ो, एनजीओ पकड़ते हैं। एनजीओ पकड़ते हैं, एनजीओ सच में बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, और जो भी इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आने वाले हैं वो बहुत बड़े अमाउंट के हैं। तो एफसीआरए के जितने भी रेगुलेशंस होंगे, जितने भी इसके कंप्लायंस होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एनजीओ को फॉलो करने होंगे, ये आप बताएंगे एज अ सीएस, ठीक है, क्योंकि ये आपका काम होगा कि एफसीआरए के जितने भी लीगल कंप्लायंस हैं ये आप डील करें। इसीलिए भी आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चैप्टर की इम्पोर्टेंस को समझ लिया, ठीक है, चैप्टर किस बारे में है ये भी समझ लिया, इतना तो हमने कर लिया। मेन चीज़ तो हमारी रह गई यार, सिलेबस हमने देखा ही नहीं, सब्जेक्ट का इंट्रो पहले कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम हमारा है ECIPL, यानी कि इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तो इकोनॉमिक लॉज किसे कहते हैं? ये काफ़ी सिमिलर नहीं लगता? इकोनॉमिक, कमर्शियल, ये दोनों चीज़ें सिमिलर लगती होंगी ना। अभी अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, जब गवर्नमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज़ या फिस्कल पॉलिसीज़ को मैनेज करने के लिए लॉ बनाती है, ठीक है, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज़ को मैनेज करने के लिए लॉज बनाती हैं, तो वो होते हैं इकोनॉमिक लॉज। और जब गवर्नमेंट कॉरपोरेट गवर्नेंस में कॉरपोरेट में डील करने के लिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए लॉ बनाती है, जैसे कि मान लो किसी ट्रांजैक्शन पे लेके, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्रांजैक्शन हो गया, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो लॉ हो गए, या फिर कंपनीज़ वगैरह से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे, जो भी आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड में होंगे, वो आप कमर्शियल लॉ उसे बोलेंगे, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो देखो, इंटेलेक्ट, यहाँ पे हम एक कट लगाते हैं। इंटेलेक्ट किसे कहते हैं? ये सपोज़ करो कि ये ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन है, ये तुम्हारा इंटेलेक्ट है, तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी है, तुम एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हो, तुमने बहुत अच्छी मेडिसिन बनाई, ठीक है, बहुत मेहनत की, तुमने अपने 10 साल की उम्र लगा दी, अपने जितने भी गवर्नमेंट से तुम्हें फंड्स मिले थे वो, और तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी, तुम्हारी अपने फंड्स, वो सब लगा के तुम एक एक्स नाम की दवाई बनाते हो जो कि कैंसर का इलाज करती है, ठीक है, बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जो कि कैंसर का इलाज करती है। अब एक बंदा आता है जो हूँ मैं, ठीक है, मैं नेचर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं कतई शैतान आदमी हूँ, ठीक है, ये देखो दिख ही रहा होगा तुम्हें, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे लैब में घुस के मैं इस दवाई का फॉर्मूला चुरा लेता हूँ, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, देखो 100 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है, 100 रुपये में मैं क्या करता हूँ, एक अपनी लैब सेटअप करता हूँ, ठीक है, मेडिसिन्स की, और ये फार्मूला यूज़ करके मैं तुम्हारा ये कैंसर का मेडिसिन कॉपी कर लेता हूँ और मार्केट में रेगुलेट करता हूँ, क्योंकि मेरे चाचा विधायक हैं। अरे बस मजाक कर रहा हूँ भाई। तो क्योंकि मेरे चाचा विधायक हैं तो मार्केट में इसे रेगुलेट करने के लिए मुझे और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो तुमसे पहले मैं मार्केटिंग करके अपनी ये दवाई फेमस करके इससे बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता हूँ।
देख रहे हो भाई इंडिया में क्या क्या होता है। तुम्हारे पास अगर 100 रुपये हैं और अगर चाचा तुम्हारे विधायक हैं तो तुम्हें 100 का 100 करोड़ कब बना लोगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे जितने भी आइडियाज़ होंगे, तुम्हारे जितने भी डिज़ाइंस, लोगोस, तुम्हारे जितने भी इनोवेशंस होंगे, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, जो कि तुम्हारे इंटेलेक्ट की जो कैपेसिटी होगी, जो भी इनोवेशंस वगैरह होंगे, उन सब को मिसयूज़ होने से बचाएंगी। ठीक है। अब जो हमारा सिलेबस है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक और कमर्शियल लॉज, जहाँ पहले 14 चैप्टर हुए करते थे, लेकिन 3 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। जो चैप्टर 4 है इसे पूरा डिलीट कर दिया गया, और जो चैप्टर 9 है और 10 है इसे भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उसे उठा के मनी लॉन्ड्रिंग वाले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 8 में इसे पुट कर दिया गया। देखो यहाँ पे रेफरेंस टैग्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। लेसन 4 इज़ डिलीटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। देखो लेसन 4 को यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स को पूरा डिलीट कर दिया गया है, और लेसन 9 और 10 को जो भी है इसके जो हाउएवर ब्रीफ ऑन लॉ रिलेटिंग टू दिस इसके जो ब्रीफ्स हैं इसे रीलोकेट करके लेसन 8 में यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग में डाल दिया गया है। चलो अच्छा ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर्स भी मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेटेड हैं। तो देखो कितने सारे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लॉज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे देश के इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है। कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल मेट्रोलॉजी, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ। तो देख रहे हो ना भाई, बिजनेस भी तुम्हें करना है अगर, तो तुम अच्छे कोर्स में हो, CS कोर्स में बहुत तुम्हें हेल्प मिलने वाली है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की जहाँ हम बात करें, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। डिज़ाइंस, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अपने ECIPL के सिलेबस में। ठीक है। अब हमने बेसिक्स कर लिया, हमने सिलेबस देख लिया, और हमने देख लिया कि ये चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब फाइनली हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर में कंटेंट क्या है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। आओ सबसे पहले स्टडी मटेरियल पे। ठीक है। स्टडी मटेरियल हमने खोला, और सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो फैक्चुअल डेटा है जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, 1 मिनट में हाईलाइट कर दूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ओरिजिनली कब इनैक्ट हुआ था। ठीक है। 1976 में, और इसमें एक अमेंडमेंट आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये आया था इफ़ेक्ट फ्रॉम मई 1, 2011। ये अब से इफ़ेक्ट में। तो जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की बस तुम्हें इतना याद रखना है। ठीक है। बाकी ये कोई ख़ास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन आखिर है क्या चीज़। जिस चीज़ के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के लेके हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी को डैमेज कर सकती हैं, ये चीज़ आखिर है क्या। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है ये समझने से भी पहले हमें ये समझना होगा कि ये फॉरेन सोर्स क्या है। क्योंकि जैसा कि तुम लोग अभी देख सकते हो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि वैसे डोनेशंस, डिलीवरी और ट्रांसफ़र जो कि फॉरेन सोर्स से किए गए हों। ठीक है। तो इस चीज़ को आज के लेक्चर में हम नहीं टच करेंगे, हम फॉरेन सोर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तुम्हारे स्टडी मटेरियल में क्या दिया हुआ है ये देख लो, फॉरेन सोर्स किसे कहते हैं। ठीक है। अब इतना बड़ा डेफिनेशन देख के ऐसे परेशान नहीं होते, 10 पार्ट में है ये। अब इसे पहले समझो। ठीक है। पहले इसे डिटेल में हम समझेंगे, बाकी जब आंसर राइटिंग होगी हमारी इस वीडियो के बाद, जब 6 बजे PYQ बैच का लेक्चर 1 अपलोड होगा, तो हम ये देखेंगे कि फॉरेन सोर्स से आए हुए क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं।
तो इतना बड़ा डेफिनेशन देख के परेशान मत हो, मुश्किल से एक पेज में इसका आंसर पॉइंट वाइज कवर हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलो फॉरेन सोर्स क्या है ये हम देखते हैं। फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स, ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं ये पेन चेंज कर लूँ। इंक्लूड्स, ये जो भी चीज़ें होंगी नीचे ब्लू कलर में पॉइंट्स में लिखी होंगी, ये सब कुछ फॉरेन सोर्स में आएगा। सबसे पहले फॉरेन सोर्स में क्या आता है, कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट या एजेंसी फॉरेन सोर्स है। देखो इससे भी समझने से पहले ना तुम एक काम करो, ये चीज़ सुन लो पहले ज़रा सा बस। हाँ देखो, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि जो ये हमसे टैक्स लूटते हैं, ठीक है, टैक्स लूटते हैं, ये इसका एक सोर्स हुआ। तो तुम लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो सोर्स है इसका क्या मतलब है। यानी कि सपोज़ अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई एड टेक इंस्टीट्यूशन है और उसका इनकम कहाँ से आ रहा है, पैसे उसके कहाँ से आ रहे हैं, वो जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं अपने मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और पैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, तो इस कंपनी का इनकम का सोर्स क्या हुआ, एजुकेशनल सर्विसेज इसके सोर्स हुए, ठीक है। तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि फॉरेन सोर्स क्या होता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है जिसे फॉरेन सोर्स कहते हैं। तो क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो उसका सोर्स है क्या, फॉरेन चीज़ें, फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो फॉरेन सोर्स क्या है। इसीलिए हम इस पे इतना, देखो इस पे इतना मैं इम्पैक्ट इसीलिए डाल रहा हूँ, इतना बोल्डली इसे मैं बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत बेसिक है और ये फाउंडेशन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगी आपको। अगर चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं जानोगे ना तो फ़ायदा नहीं होगा पढ़ के। ये 12th और 10th नहीं है ना जहाँ तुम चीज़ों को पढ़ के उसे आंसर याद कर लो और सेम टू सेम जाके लिख दो, ऐसा नहीं होगा। जब तुम आंसर राइटिंग करोगे ना आप खुद से, तो तुम्हें ये सब चीज़ें हेल्प करेगी। जहाँ तुम्हें टेक्स्ट याद नहीं होंगे वहाँ तुम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करके लिख पाओगे। इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसे जो टाइम वेस्ट समझ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें कि इसे टाइम वेस्ट समझें, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे फॉरेन सोर्स के बारे में। फॉरेन सोर्स किसे कहते हैं, तो पहले यहाँ सबसे चीज़ें आती हैं कि फॉरेन गवर्नमेंट को फॉरेन सोर्स कहते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट की एजेंसी को फॉरेन सोर्स कहते हैं, ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट समझ लो जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी वो अगर कुछ पैसा इंडिया में भेजे, ठीक है, तो वो फॉरेन सोर्स होगा। अभी हम बिल्कुल डिटेल में बात नहीं कर रहे, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से अगर कुछ अमाउंट आया तो इंडिया के लिए फॉरेन सोर्स होगा पाकिस्तान, तो इसे हम फॉरेन सोर्स बोलेंगे। सपोज़ अब एजेंसी, पाकिस्तान ने अपने जितने भी जो भी उसके अच्छे हिस्ट्री वाले बहुत ही तेज़ तरार उनकी नज़र में कोई सोल्जर्स या ऑफिसर्स हैं, उनको मिला के एक बहुत ही ख़तरनाक एजेंसी बनाई, ठीक है। अब उसका टारगेट हमेशा एक ही होता है भाई, डिस्ट्रक्शन, है ना। खुद भले ही आटा दाल खरीदने के पैसे ना हो, इन्हें शो ऑफ करना है दुनिया को कि इनके पास 50 तरह की मिसाइल्स हैं और ये इंडिया से कम नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस प्रेस्टीजियस नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफिसर्स को, अपने टॉप मोस्ट ऑफिसर्स को मिलाकर इन्होंने एक बहुत बड़ी एजेंसी बनाई। अभी देखो उस एजेंसी का नाम क्या है ना, उस एजेंसी का नाम है DOG, ठीक है। तुम लोग इसे डॉग पढ़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना, ये इंस्टीट्यूशन DOG है, ठीक है। ये देख लो मैंने डॉट लगा दिया, ये एजेंसी DOG एजेंसी है। अब इसका फुल फॉर्म देखो मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान की डिटेल्स हैं, अब इंडिया में उतना थोड़ी दम है कि इसके इतने बड़े इंस्टीट्यूशन
के बारे में हम डिटेल्स निकाल पाए, है ना। तो इसका कुछ भी मोटिव था, इसने इस एजेंसी ने, ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस एजेंसी ने इंडिया में पैसे भेजे, इंडिया के किसी एनजीओ में पैसे भेजे किसी पर्पज़ से। तो हमारे लिए ये एजेंसी होगी एक फॉरेन सोर्स, ठीक है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेन सोर्स। तो ये एजेंसी हमारे लिए होगी फॉरेन सोर्स और फॉरेन गवर्नमेंट होगी हमारे लिए फॉरेन सोर्स, ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट हमने कवर कर लिया और गवर्नमेंट की एजेंसी हमने कवर कर ली। आगे बढ़ते हैं, और किसे कहते हैं फॉरेन सोर्स। अब देखो ये बात, तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सपोज़ देखो ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर इंडिया की कंडीशन मान लो बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात की कि जो फॉरेन की एजेंसीज़ होंगी वो फॉरेन सोर्स होगा, और फॉरेन सोर्स से जब कंट्रीब्यूशन आएगा तो हम तरह तरह से उसमें रेगुलेशंस लगाएंगे, और बहुत ही टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा हम उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे या मना करेंगे, या उसके रेगुलेशन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, ठीक है। आगे हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या अगर मान लो इंडिया की कंडीशन ख़राब हुई और इसे आईएमएफ से लोन लेना पड़ गया, ठीक है, या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से इसे डोनेशन लेना पड़ गया, ठीक है, तो क्या इसे भी हम फॉरेन सोर्स बोलेंगे? ऐसा अगर हमने किया तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी सोचो। एक तो हमारा देश वैसे भी प्रॉब्लम में है, हम दूसरों से डोनेशन या फिर लोन्स ले रहे हैं, और वो एजेंसी के नाम पे एक्ट में फंस जा रही है, और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ देखो ध्यान से पढ़ो, एनी इंटरनेशनल एजेंसी क्या है, फॉरेन सोर्स है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉरेन सोर्स में हम पढ़ रहे हैं एनी इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है, ये फॉरेन सोर्स में आएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब ये एक्सेप्शंस क्या हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल में, ठीक है। ध्यान से देखो, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी फॉरेन सोर्स में आएगी ही आएगी, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस नहीं होना चाहिए, या फिर यूनाइटेड नेशंस के कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर वर्ल्ड बैंक नहीं होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी एजेंसी नहीं होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे स्पेसिफिकली, मतलब बताए कि हाँ ये एजेंसी फॉरेन सोर्स के डेफिनेशन में नहीं आएगी। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से समझना है अगर, तो देखो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, XYZ ट्रस्ट है एक, ठीक है, और एक ABC ट्रस्ट है। XYZ को गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि हाँ XYZ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा, और XYZ से पैसे आते हैं, ठीक है, इंडिया के किसी एनजीओ में, तो इसे उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ डील नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ABC से पैसे आते हैं जिसे स्पेसिफाई नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि ये फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो ये फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है, एक्सेप्शन में इसे नहीं डाला है, तो ये फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन में आएगा। अगर यहाँ से भी कुछ मॉनेटरी अमाउंट्स, कुछ भी एसेट्स वगैरह कुछ भी आते हैं, तो उस पे गवर्नमेंट की कड़ी नज़र होगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फॉरेन सोर्स में और क्या क्या आता है। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, फॉरेन गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी, या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। थर्ड है हमारा फॉरेन कंपनी। कोई भी फॉरेन कंपनी अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रही है इंडिया में, तो फॉरेन कंपनी को फॉरेन सोर्स कहा जाएगा, ठीक है। अब फॉरेन कंपनी के बारे में मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी आपके सिलेबस में अलग से, इसी चैप्टर में
आगे आपको डिफाइन किया गया है कि फॉरेन कंपनी आखिर होती क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब तक तुम लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, शांति से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन भरोसा करो अभी के बाद फॉरेन सोर्स में तुम्हें कोई डाउट नहीं होने वाला है। फोर्थ पॉइंट में देखो, ये चीज़ जो है फॉरेन सोर्स बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर वो फॉरेन कंपनी नहीं है, पहले देखो हमने इंक्लूड करा कि फॉरेन कंपनी फॉरेन सोर्स है। अगर वो फॉरेन कंपनी नहीं है लेकिन वो इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन में, फिर भी वो फॉरेन सोर्स है। हमें तो सब याद होते जा रहा है ना, फॉरेन कंपनी ना हो, गवर्नमेंट ना हो, उसकी एजेंसी ना हो। ठीक है, या अगर फॉरेन कंपनी ना हो तो इनकॉर्पोरेट हुई हो फॉरेन कंपनी में, आई मीन फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई हो, तो हम उसे फॉरेन सोर्स बोलेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये क्या होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस? यानी कि जो मल्टीपल नेशंस में डील करती है, जिनका जो मार्केट है वो बहुत सारे नेशंस में है, जैसे कि अमेज़ॉन, ठीक है, नेस्ले, ये सब एमएनसीज हैं। हर देश में, आई मीन हर देश में तो नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करती हैं। एक से ज़्यादा देश में जो ऑपरेट करता है ना, उसे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलते हैं। और भी कंडीशंस इसकी होती है, इस एक्ट में और भी दिया हुआ है, लेकिन वो सब चीज़ें हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस इतना पता रखना है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस फॉरेन सोर्स होती हैं। ठीक है, भले ही वो मान लो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भले ही वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो, भले ही वो फॉरेन कंपनी ना हो, लेकिन वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अगर है, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं, तो वो फॉरेन सोर्स कहलाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है, सिक्स्थ में ये है कि कंपनी जिसका 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल इन सब जनों ने होल्ड कर रखा हो। 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करना मतलब समझ रहे हो, कंपनी मतलब इन सब के डिसीजन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। देखो सबसे पहले तो सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, बगल में कुछ बच्चे हैं तो शोर करते रहते हैं। आगे चल के पता नहीं, ये शायद करवा चौथ पे आए हैं ना, तो अभी की रिकॉर्डिंग है। चलो इससे तुम्हें पता तो चल गया भाई कि ये लेक्चर्स जो हैं आपके, ये प्री रिकॉर्डेड बहुत पुराने लेक्चर्स नहीं है, है ना। करवा चौथ पे आए हैं ये तो चिल्ला रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि इनका साउंड आ रहा होगा कि नहीं लेक्चर में, लेकिन हो सकता है थोड़ा थोड़ा आ रहा हो, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना ये। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंपनीज़, वैसी कंपनीज़ जिनका 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल कोई फॉरेन गवर्नमेंट या कोई फॉरेन सिटीजन या कोई फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कॉरपोरेशंस, यानी कि कोई ऐसी कंपनीज़ वगैरह, ट्रस्ट वगैरह जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, या कोई ऐसा ट्रस्ट, सोसाइटी और कोई अदर एसोसिएशन, भले ही वो इनकॉर्पोरेट हुआ हो या ना हुआ हो, अगर वो किसी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहा है, तो वो हमारे लिए फॉरेन सोर्स है। ठीक है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो गया ना। देखो फॉरेन यहाँ पे लगा दिया मैंने, कोई फॉरेन गवर्नमेंट, कोई फॉरेन सिटीजन या कोई फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कॉरपोरेशन या फॉरेन ट्रस्ट सोसाइटी और अदर एसोसिएशन, ये सब मिलके या फिर ये सब इंडिविजुअली अगर 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहे हैं किसी कंपनी के, तो वो कंपनी हमारे लिए होगी फॉरेन सोर्स। आगे हम पढ़ते हैं, कोई फॉरेन ट्रेड यूनियन, कोई फॉरेन ट्रस्ट या फाउंडेशन, कोई फॉरेन सोसाइटी या क्लब, कोई फॉरेन सिटीजन, ये चारों हमारे लिए हमेशा होंगे फॉरेन सोर्स। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये फॉरेन सोर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो एक बार हम रिवाइज करते हैं। फॉरेन सोर्स किसे कहते हैं? फॉरेन सोर्स में वो आएंगे जो फॉरेन गवर्नमेंट होगी, फॉरेन एजेंसी होगी, या फिर कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी होगी, वो फॉरेन सोर्स होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगे, जो एक्सेप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगी
या फिर फॉरेन कंपनी होगी जो कि फॉरेन सोर्स होगी। फॉरेन कंपनी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। कोई अगर फॉरेन कंपनी नहीं है लेकिन इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन में, ये सब चीज़ें आपको ये दोनों पॉइंट्स 3 और 4 समझ में आ जाएगा जब हम फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हुआ तो वो फॉरेन सोर्स है। सिक्स्थ, यानी कि जो भी कंपनी जिसका भी 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सिटीजन या इनकॉर्पोरेटेड कॉरपोरेशन जो कि फॉरेन में हुए हैं, या फॉरेन ट्रस्ट सोसाइटी और अदर एसोसिएशंस ये सब होल्ड कर रहे हो, तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन सोर्स। या फिर कोई फॉरेन ट्रेड यूनियन हो, फॉरेन ट्रस्ट हो, सोसाइटी क्लब हो फॉरेन में, या कोई सिटीज़न हो फॉरेन का, उनसे पैसे आ रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन सोर्स। एक बार हम स्टडी मटेरियल देख लेते हैं। ठीक है, देखो कितना बड़ा टॉपिक है ना। इसे मैं अगर लाइन टू लाइन रीड करूँगा ना तो तुम लोगों का बस टाइम वेस्ट होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे तुम्हें समझा दिया है। तो इतना बड़ा ये आंसर है, क्या तुम्हें ये पूरा याद करना है? बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये पूरा नहीं याद करना है। मैं PYQ वाले बैच में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा या कुछ चार्ट्स दे दूंगा, ठीक है, जिससे ये याद करने में आसान हो जाएगा। और हमें ये वर्ड टू वर्ड बिल्कुल नहीं लिखना है। लिखने का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी तरीका होगा, PYQ बैच में वो बिल्कुल बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर कोई XYZ कंपनी है जो कि US बेस्ड है, ट्रांसफ़र किया 20,000 रुपये किसी कंपनी ABC को इंडिया में, द अमाउंट ऑफ कंपनी XYZ बेस्ड इन यूनाइटेड शैल बी कंसिडर्ड फॉरेन सोर्स, है ना। तो इसे फॉरेन सोर्स बोलेंगे। उम्मीद है तुम्हें अब तक ये एग्जाम्पल क्लियर हो चुका होगा अगर तुमने ध्यान दिया होगा लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को आज फिनिश करते हैं क्योंकि ये पहला लेक्चर है। हमने इंट्रोडक्शन किया, हमने बेसिक्स करा, हमने सिलेबस के बारे में जाना, और हमने एक टॉपिक टच किया है अपने इस मॉड्यूल का। तो एक काम करो, अब होमवर्क में तुम लोग बस एक छोटी सी चीज़ ले लो कि ये जो है फॉरेन सोर्स, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग ये चीटिंग मत करना। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल एक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों की फ़ैकल्टी की तरह, तो मेरे लिए ये जायज़ है। तुम लोग ऐसे शॉर्ट मतलब मत यूज़ करना, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें फॉरेन सोर्स को रिवाइज़ करना है बस एक बार। ठीक है, बस एक बार तुम इसे मतलब होता है ना कि फिंगर टिप्स पे एक एक करके बिल्कुल धीरे धीरे इसे पढ़ लेना और एक्सप्लेनेशन खुद से करने की कोशिश करना, ऐसे जैसे कि तुम किसी को पढ़ाने वाले हो। तुम्हें ये टॉपिक याद हो जाएगा। और जो भी वीडियो PYQ की आएगी वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये चीज़ लिखनी कैसे है तुम्हें वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये पहला लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। साइनिंग ऑफ, आई एम प्रभात कुमार। आप सभी का होने वाला चाहिए था, अभी तो मैं नया नया हूँ ना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अभी। उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आगे के लेक्चर्स भी आने वाले हैं, तो बैच के साथ बने रहो। ये चीज़ ये जो टॉक लॉ इनोवेशन है, इनिशिएटिव है हम लोगों का, इसे सपोर्ट करो क्योंकि हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना। 4 लेक्चर्स डेली लाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो चलो इसे मेंशन नहीं करते हैं बार बार, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये सब चीज़ों में मेहनत लगती है। बस छोटा सा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी इंटरेस्टेड होंगे CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन के लिए। साइनिंग ऑफ, प्रभात कुमार। उम्मीद करता हूँ तुम्हें लेक्चर ये पसंद आया होगा। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, और खाते पीते रहो, मस्त रहो। चलता हूँ, बाय बाय। थैंक यू सो मच।